हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाल डायनेस्टी के सभी रूलर्स और उनके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाल डायनेस्टी की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। देखिए, पाल डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए हम दो सोर्सेज पर बहुत ही ज़्यादा हैविली रिलाई करते हैं। पहला सोर्स है अरब ट्रेवलर सुलेमान के रिटन अकाउंट्स, जिसमें उसने पाल एम्पायर के ट्रेड, कॉमर्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है। और दूसरा सोर्स है तिब्बतन क्रॉनिकल्स, और वो इसलिए क्योंकि पाल एम्पायर के तिब्बत के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे, कल्चरली भी और पॉलिटिकली भी। बट इन दोनों सोर्सेज के अलावा भी एक और सोर्स है जिसके थ्रू हमें पाल रूलर्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सोर्स है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। जी हाँ, कई सारे पाल रूलर्स ने कॉपर प्लेट्स पर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाई हैं, जिससे हमें उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। हम तीनों ही सोर्सेज को डिटेल में कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे सुलेमान से। सुलेमान को हम सुलेमान अल तज़ीर के नाम से भी जानते हैं। अल तज़ीर का मतलब है मर्चेंट, यानी सुलेमान एक अरब मर्चेंट था और जब भी ये काम के सिलसिले में कहीं आता जाता था तो वहाँ के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस एक डायरी में लिख देता था। उसके इन्हीं ट्रैवल अकाउंट से हमें पाल एम्पायर की कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इंडिया में कब आया था। तो एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, बट माना जाता है कि ये बंगाल में मिड 9th सेंचुरी एडी में आया होगा, यानी उस समय जब बंगाल में देवपाल का रूल हुआ करता था। सुलेमान की खास बात यह है कि ये अपनी मस्ती में मस्त रहता था। पाल किंगडम को इसने रूमा कहकर संबोधित किया। अब हिस्टोरियंस बैठकर हिसाब लगाते रहे कि सुलेमान ने पाल किंगडम को रूमा क्यों कहा, और इसके पीछे अब ये लॉजिक बताया जा रहा है कि पाल रूलर धर्मपाल की शॉर्ट फॉर्म है धर्मा, और हो सकता है कि रूमा धर्मा की ही इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो। इसके अलावा सुलेमान ने अपने अकाउंट्स में ये भी बताया है कि पाल रूलर्स अपने पड़ोसी राज्य राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के साथ लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे और इसीलिए इन्होंने एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री फोर्स रखी हुई थी। सुलेमान ने बताया है कि पाल किंगडम की फौज राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों से भी बड़ी थी। इसके अलावा सुलेमान ने यह भी बताया है कि इस मिलिट्री फोर्स में 50,000 तो सिर्फ हाथी ही हाथी थे। अब ये नंबर तो बहुत ही बड़ा है और हो सकता है कि सुलेमान ने ये बात बढ़ा चढ़ाकर लिख दी हो, लेकिन फिर भी इस बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वाकई पाल राजाओं के पास एक बहुत ही बड़ी फौज थी। लेकिन ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है कि ये पूरी की पूरी फौज पाल राजाओं की अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी या फिर इसमें फ्यूडल लॉर्ड्स की आर्मी भी इंक्लूडेड है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सुलेमान अपनी डायरी रात को 2-4 पैक लगाने के बाद ही लिखता होगा, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने एक बहुत ही अजीब सी बात बताई है पाल राजाओं की फौज के बारे में। सुलेमान ने लिखा है कि पाल राजाओं की आर्मी में 10 से 15,000 लोग तो सिर्फ कपड़े धोने के लिए हुआ करते थे। अब इस तरह की बातें कोई आदमी होशो-हवास में क्यों लिखेगा, बट खैर इसने जो भी लिख दिया है वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि हमें तिब्बतन क्रॉनिकल्स में कौन कौन सी डिटेल्स पाल रूलर्स के बारे में देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग टाइमलाइन पर नज़र डालें तो हम लोग पाएंगे कि पाल रूलर्स का जो रूल था वो 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक चला, जबकि तिब्बतन क्रॉनिकल्स को 17th सेंचुरी में लिखा गया था। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि तिब्बतन क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर तो सिंपल सा है, तिब्बत के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को ही तिब्बतन क्रॉनिकल्स कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर तिब्बतन क्रॉनिकल्स में तिब्बत की हिस्ट्री है तो इसमें पाल रूलर्स की हिस्टोरिकल डिटेल्स क्या कर रही हैं। एक्चुअली बात यह है कि पाल रूलर्स के तिब्बत के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, पॉलिटिकली भी और कल्चरली भी, और यही कारण है कि तिब्बत की हिस्ट्री में आपको पाल रूलर्स की डिटेल्स भी मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पाल रूलर्स और तिब्बत के बीच में इतने घनिष्ठ संबंधों का कारण क्या था। एक्चुअली बात यह है कि इन दोनों किंगडम्स के बीच में जो फेविकोल का जोड़ है उसका नाम है बुद्धिज़्म। इन दोनों ही रीजन्स में बुद्धिज़्म का एक मेजर कल्चरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस हुआ करता था। इनफैक्ट पाल किंगडम के 2 बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर्स दीपांकर और संता रक्षिता, इन दोनों को तिब्बत में इनवाइट किया गया था। वहाँ पहुंचकर इन्होंने तिब्बत में एक अलग ही तरह की बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसे कहा गया वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की इस फॉर्म को तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महायान बुद्धिज़्म प्रिंसिपल के साथ साथ एनलाइटमेंट पाने के लिए तंत्र और मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। तिब्बत के लोग इस नए रिलीजन के संपर्क में आते ही झूम गए थे। तिब्बत में बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गई और अब तिब्बत के बच्चे, बूढ़े और जवान
सभी की विश लिस्ट में एक बात ज़रूर लिखी हुई थी कि जीवन में एक बार बुद्धिज़्म ट्राई ज़रूर करना है। उस समय की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि पाल किंगडम में आती थी, और इसीलिए तिब्बत के हज़ारों लोग हर साल नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म का ज्ञान पाने के लिए आने लगे। इतना बुरा हाल हो गया था कि सीट्स कम पड़ने लगी थी। इसीलिए पाल राजा धर्मपाल ने एक और यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी नालंदा यूनिवर्सिटी की ही तरह एक विशाल महायान बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, और ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी की ही तरह मगध में ही इस्टेब्लिश की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, जबकि पहले नंबर की यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पाल किंगडम में तिब्बत के हज़ारों लोग रहा करते होंगे। पाल किंगडम उनका सेकंड होम बन गया था, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि पाल किंगडम और तिब्बत के बीच कल्चरल और पॉलिटिकल संबंध काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ हुए होंगे। और यही कारण है कि हमें पाल रूलर्स की जानकारी तिब्बतन क्रॉनिकल्स से भी मिलती है। चलिए अब देखते हैं कि तिब्बतन क्रॉनिकल्स में पाल रूलर्स के बारे में क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पर खास तौर पर मेंशन किया गया है कि हर एक पाल रूलर ने बुद्धिज़्म धर्म को पैटर्नाइज किया था, और इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए कई सारे विहारों का निर्माण भी कराया था। इसके अलावा पाल रूलर धर्मपाल के बारे में तिब्बतन क्रॉनिकल्स में मेंशन किया गया है कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था, जिसे ओरिजिनली गुप्ता रूलर कुमार गुप्त ने बनाया था, और ये अपने ज़माने की सबसे फेमस महायान बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इसके अलावा धर्मपाल ने एक और यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी की ही तरह एक बहुत ही बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटी थी। हालांकि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इनमें नालंदा यूनिवर्सिटी ज़्यादा बड़ी और फेमस थी एज़ कम्पेयर टू विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और हाँ, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों ही महायान बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, जो कि मगध में आसपास ही थी, जो कि आज के बिहार में है। तो ये तो थी वो डिटेल्स जो हमें तिब्बतन क्रॉनिकल्स में मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन डिटेल्स की जो कि हमें पाल रूलर्स के बारे में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में मिलती हैं। देखिए, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि पाल रूलर्स ने बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज किया था और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए विहार भी बनवाए थे। लेकिन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि पाल रूलर्स ने शैविज्म और वैष्णविज्म को भी पैटर्नाइज किया था, और ये ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा भी देते थे, जिसमें लैंड ग्रांट्स भी शामिल हैं। इन्होंने कई सारे हिंदू टेम्पल्स का भी निर्माण करवाया था। ये सब बातें कई सारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में लिखी हुई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसका नाम है रंगपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। रंगपुर आज के बांग्लादेश वाले एरिया में है। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिले डेटा से ये बात तो साबित हो जाती है कि पाल रूलर्स रिलीजियसली टॉलरेंट थे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पाल रूलर्स की हिस्ट्री के सोर्सेज को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।